वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है विधवा बेटी। आयुषी के पति की मौत क्या हुई, सभी उसके लिए गंदे गंदे शब्द प्रयोग करने लगे। कोई कुल्टा, कोई अभागन, कोई डायन, तो कोई पति को खाने वाली कहता। और ये सभी शब्द उसके लिए उसकी पीठ पीछे नहीं बल्कि उसके मुंह पर ही प्रयोग किए जाते। लेकिन वह मुड़कर किसी को भी कोई जवाब न देती। ऐसा नहीं था कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था या उसने इन सब बातों की आदत डाल ली थी। आदत तो पिछले 1 साल से क्या, शायद उसको पूरी ज़िंदगी भी नहीं होगी इन सब बातों को सहन करने की। लेकिन बेचारी करे भी तो क्या? क्या पति की मौत की जिम्मेदार वह है? क्या उसका पति उसके कारण मरा है? आज उसने सोच लिया था कि ये जगह छोड़ देगी और किसी और जगह जाकर चैन से रहेगी। उसके पति शुभम की प्राइवेट नौकरी थी। एक दिन अचानक ऑफिस में ही उसको हार्ट अटैक आया था। कंपनी में बड़ी मुश्किलों से हाथ पैर जोड़ने के बाद कुछ मुआवजा दिया था, लेकिन अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दी और ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि उसकी शिक्षा कंपनी के मापदंडों पर पूरी नहीं उतरती। हाँ, अगर वह चाहे तो बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी उसे मिल सकती है, लेकिन जब उसकी शिक्षा ही पूरी नहीं तो ये नौकरी भी कैसे मिल सकती है? अकेली औरत जानकर बॉस की नज़रों में छिपी वासना उससे छिपी नहीं थी, इसलिए वह उस नौकरी पर लात मारकर सामान समेटकर अपनी माँ के घर मेरठ चली आई। सामान व बच्चे समेत उसे आया देख भाभी का मुंह बन गया। उसकी माँ ने भी बहुत ठंडा सा स्वागत किया। शायद भाभी के शुष्क और कर्कश स्वभाव की वजह से वो भी मजबूर थी। पिता के जाने के बाद माएँ भी पुत्र और पुत्रवधू पर निर्भर होती हैं, इसलिए शायद ना चाहते हुए भी वे अपनी बेटी की तरफ से आंखें फेर लेती हैं। भैया तटस्थ रहे। आयुषी की 5 साल की बेटी भी सबके ठंडे चेहरे पहचान गई थी। पिता की असमय मृत्यु ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ को उदास होने से मना किया। आयुषी की आंखें नम हो गईं। वह समझ गई कि यहाँ ज़्यादा दिन गुजारा नहीं हो सकता। उसने उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, मैं नौकरी तलाश कर रही हूँ। ऐसे में पीहू को कहाँ छोड़ती, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई हूँ। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी हम किराए का घर देख लेंगे। अरे बेटी, ये तेरा भी घर है, जब तक चाहे रह। क्यों अतुल? माँ ने जैसे भैया की मुश्किल आसान करते हुए कहा। हाँ हाँ आयुषी, तुम आराम से रहो, उन्होंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। महीने भर में उसे दिल्ली में एक बड़े और नामी प्राइवेट क्लिनिक में आया की नौकरी मिल गई। 12वीं तक शिक्षित होने और अनुभव ना होने के कारण उसे बस यही नौकरी मिल सकी। हालांकि वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था। छोटे शहरों में तो वेतन भी कम देते हैं और काम भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने लेडी डॉक्टर से विनती की, मैम, यदि मुझे कोई कमरा मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं किसी लेडी स्टाफ के साथ रह लूँगी, बस मैं और मेरी बेटी ही हैं। लेडी डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं देखकर बताती हूँ। करीब 15 दिन वे मेरठ से दिल्ली अप डाउन करती रही। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। डॉक्टर शर्मा ने उसकी परेशानी को देखते हुए क्लिनिक में ही स्टाफ क्वार्टर दे दिया और आयुषी को नर्सिंग का कोर्स करने की भी सलाह दी, जिससे वह और अधिक वेतन व सुविधाएं पा सके। उनकी सलाह मानते हुए उसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए दाखिला ले लिया। पति के ऑफिस से मिले मुआवजे के पैसे यहाँ काम आए। जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। स्कूल खुलते ही पीहू का दाखिला पास के एक स्कूल में करा दिया। उसकी स्थिति व आमदनी को समझते हुए पीहू की फीस काफ़ी कम कर दी गई थी और ये सब डॉक्टर शर्मा की कोशिशों से ही हुआ था। वे पीहू का बहुत ध्यान रखती थीं। स्टाफ क्वार्टर में रहने से आयुषी का किराए का पैसा भी बच रहा था, जिससे वे अलग से बचा रही थी। डॉक्टर शर्मा उन दोनों को कभी कभी अपने घर डिनर पर या कभी यूं ही बुला लेती थीं। हालांकि स्टाफ के कुछ लोगों ने उसे आगाह भी किया कि वो उनसे दूर ही रहे, अपने काम से काम रखे, मगर आयुषी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया।
फिर एक दिन डॉक्टर शर्मा ने उससे अचानक बोली, मिस आयुषी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मनन मेरा इकलौता बेटा है। ये सब उसी का है। वो पागल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, नादान है बस, और कुछ नहीं। एक लड़की से मिले धोखे ने उसकी ये हालत कर दी है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी तो वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तुम देखना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मैंने तुम्हारे सामने सारी बातें रख दी हैं। तुम अच्छी तरह सोच लो, अंतिम फैसला तुम्हारा ही होगा। जी। वह हैरानी से डॉक्टर शर्मा को देखती रह गई। स्टाफ के लोगों से उसने सुना था कि उनका बेटा पागल है। उसका पागल खाने में इलाज चल रहा है। तुझ पर वे इसलिए मेहरबान हैं कि किसी तरह उनके बेटे का घर बच जाए, उन्हें उनका वारिस मिल जाए। किंतु पैसे के लालच में भी कौन उस नीम पागल से शादी करेगा? पहले भी वे एक दो लड़कियों के सामने ये प्रपोजल रख चुकी हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। वो इतना हाइपर है कि किसी की जान भी ले सकता है। उसने कई बार लोगों पर जानलेवा हमला किया था, इसलिए ही तो उसे अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। ये सब सुनकर आयुषी सहम गई थी, और आज जब डॉक्टर शर्मा ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा तो वो उलझन में पड़ गई। उसने कहा, मैं आपको सोचकर और घर वालों से सलाह मशविरा करके बताऊंगी। इस प्रस्ताव के बारे में वह रात भर सोचती रही। फिर उसने एक निर्णय ले लिया। सुबह उठकर उसने नहा धोकर अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और पीहू को स्कूल छोड़ने चली गई। फिर सीधे डॉक्टर शर्मा के घर पहुंच गई। उसे इतनी सुबह सुबह आया देखकर डॉक्टर शर्मा चौंक गई और बोली, आओ आयुषी, कोई काम था क्या? आयुषी बोली, नहीं मैम, काम तो कुछ नहीं था, बट अगर आप माइंड न करें तो मैं एक बार मनन जी से मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हारे लिए उससे मिलना अच्छा रहेगा। तो चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। थैंक यू मैम, आयुषी थोड़ा शर्माते हुए बोली। पति के जाने के बाद आज पहला दिन था जब आयुषी थोड़ा तैयार हुई थी। मानसिक अस्पताल में भी डॉक्टर शर्मा की अच्छी खासी पहचान व धाक थी। सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक बड़े से प्राइवेट कमरे में मनन को रखा गया था। उसने देखा कि मनन नर्स से दवाई खाने को मना कर रहा था। अपनी माँ को देखते ही उसने नर्स को धक्का दे दिया। नर्स गिर जाती, लेकिन आयुषी ने उसे संभाल लिया और उसे बाहर जाने को कहा। डॉक्टर शर्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने दवाई नहीं खाई। फिर आयुषी को देखकर अपनी माँ से बोला, माँ, यह कौन है? कोई नई नर्स है क्या? ये तो बहुत अच्छी है, इसे ही छोड़ दो मेरे पास। डॉक्टर शर्मा को एक उम्मीद सी बनती दिखाई दी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, लेकिन इसको तो धक्का नहीं दोगे ना? नहीं माँ, ये तो बहुत अच्छी है, आप इसे ही छोड़ दो मेरे पास। ओके बेटा, इसे ही छोड़ दूँगी, लेकिन पहले ही अपने घर जाएगी, अपने मम्मी पापा से पूछेगी, फिर अपने कपड़े और सामान लेकर आएगी, है ना? तब तक आप भी थोड़ा और ठीक हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें घर ही ले चलूँगी। ओके माँ। दोनों वापस आते हुए रात से भर मनन के बारे में ही सोचती रहीं। अगले 2-3 महीने आयुषी मनन को देखने अस्पताल जाती रही। उसको देखते ही मनन एकदम से सीधा होकर बैठ जाता था और उसके हाथों से दवाई भी खा लेता था। अब उसका स्वभाव भी इतना चिड़चिड़ा नहीं रहा था। उसमें आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। अब वह बीच बीच में अपने घर भी आने लगा था। पीहू से भी उसने अच्छी दोस्ती कर ली थी। फिर एक दिन आयुषी पीहू के साथ मेरठ गई। वहाँ उसने अपने फैसले के बारे में जब सबको बताया तो उसकी माँ बिफर गई। पागल तो नहीं हो गई है तू? एक पागल से शादी करेगी? मैं पूछती हूँ कि तुझे दोबारा शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? लोग क्या कहेंगे कि एक विधवा दोबारा शादी करना चाहती है? तो उसमें बुराई क्या है माँ? क्या मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? विधवाओं को संयम से रहना पड़ता है। दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कौन सा क्या? यही मुंह दिखाएंगे माँ। इस दुनिया में किसी ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया? दुनिया की तो बात ही छोड़िए, आप लोग तो मेरे अपने हैं। आप लोगों ने कौन सा मेरा साथ दिया? और आप एक बात बताओ, अगर अपने पति की जगह मैं मर जाती तो क्या आप लोग पीहू का हवाला देकर उनको दूसरी शादी के लिए नहीं बोलते? कि क्या वो खुद अपनी मर्जी से दूसरी शादी नहीं करते? तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती दूसरी शादी?
क्योंकि तू औरत है इसलिए, और औरतों को इतनी बेहयाई शोभा नहीं देती। इसमें बेहयाई की क्या बात है? शादी कर रही हूँ, कोई ऐसे ही नहीं रहूँगी उनके साथ। वाह माँ वाह, अब तक सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आयुषी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आपको मेरी ज़रा भी परवाह है तो शादी में आ जाइएगा। कोई नहीं आएगा वहाँ, और आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, समझी तू? उसके भैया, जो अब तक दूसरे कमरे से उनकी बातें सुन रहे थे, अचानक बाहर आकर चिल्लाकर बोले, भैया तो अब तक कौन से दरवाजे खुले थे? आप लोग तो मुझे और मेरी बेटी को महीना भर भी मार के ना सक अरे मान तो छोड़ो, मेहमान या रिश्तेदार समझकर ही कुछ दिन रख लेते। अब जब मैंने अपने लिए कोई निर्णय लिया है तो सबको अपने हक याद आ गए। जो कर्तव्य नहीं निभा सकते वो हक जताते हुए भी अच्छे नहीं लगते। बड़ा भाई तो पिता समान होता है, बहनों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। लेकिन आपने मेरे मुश्किल समय में मुझसे किनारा कर लिया। बस दुनिया को दिखाने के लिए 4 दिन घर में रख लिया, लेकिन दिल से नहीं अपनाया। इतने वर्षों का भरा गुबार उसकी आंखों और ज़बान के राज से बाहर आ गया। भैया, बेटियां बोझ नहीं होती, उनका भी सभी चीज़ों पर बराबर का हक होता है। और माँ, आप क्या सारे फ़र्ज़ नियम कायदे बस मुझे ही सिखाओगी? भैया को उनका फ़र्ज़ कभी याद दिलाया आपने? किस बात की मजबूरी है आपको? पापा की पेंशन आती है, ये घर आपके नाम है। अगर आप चाहती तो हक और सम्मान से मुझे यहाँ रहने दे सकती थी, लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया माँ। अरे आपके टुकड़ों पर तो तब भी नहीं पलती, नौकरी तो तब भी करती ही। कम से कम मेरी बेटी को घर की सुरक्षा तो मिलती। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि मैं घर से बाहर निकल गई, वरना भाभी तो मेरी बेटी को नौकरानी ही बना देती। देख चुकी हूँ मैं कि कैसे बेचारी एक दिन स्टूल पर खड़े होकर बर्तन धो रही थी। एक कप टूट गया था तो भाभी की लताड़ भी सुनी थी मैंने। वो भी शायद आपने देखा नहीं होगा, या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा। कभी आपने मुझे गले लगाकर 2 बोल तसल्ली के बोले? इन लोगों के सामने हिम्मत नहीं थी तो पीछे ही गले से लगा लेती, लेकिन आपने कभी ये सब सोचा ही नहीं। चलती हूँ माँ, अब मुझे ये नारकीय जीवन और नहीं जीना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। कहते हुए वे अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्वाभिमान से चल दी, अपने नए जीवन में पदार्पण करने के लिए।